देखो हम जो लेखांकन पढ़ रहे थे उसी को कंप्लीट करते हैं। उसमें आगे की हमारी चीज थी लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत। लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से ये देखना है, लेकिन इसके पहले ये जाने कि सिद्धांत होते क्या हैं। तो देखो लेखांकन के मूलभूत सिद्धांतों का परिभाषित किया है रॉबर्ट एन एंथोनी ने। इसके अनुसार लेखा विधि के नियमों तथा प्रथाओं को सामान्यतः सिद्धांत कहते हैं। नियमों और प्रथाओं को, मतलब सीधी सी बात है कि लेखा कैसे बना रहे हैं उसके नियम नियम कानून है, उन्हीं को क्या है लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस लेखांकन के सिद्धांत में अलग अलग सिद्धांत है। जैसे पहला है लेखांकन की ऐतिहासिक लेखांकन ऐतिहासिक अथवा लागत अवधारणा। लागत अवधारणा लागत अवधारणा में जो लेखांकन तैयार किया जाता है उसमें प्रत्येक वस्तु को उसके जो लागत मूल्य है उस पर उसकी गणना की जाती है। लागत मूल्य पर, मतलब वस्तु कितने में पड़ी है, कितने में खरीदी, उसके बाजार मूल्य से कोई मतलब नहीं है। लागत अवधारणा में क्या देखा जाता है कि वस्तु की लागत कितनी है, जो आप मशीन लेके आए हो उसकी सबकी लागत के आधार पर उसकी एंट्री होती है। बाजार मूल्य से इसमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना। दूसरा है फिर दोहरे पहलू की अवधारणा। दोहरे पहलू की अवधारणा। दोहरे पहलू की अवधारणा वही डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में मतलब क्या है कि यहां पर जो भी आप लेन देन करते हो, लेन देन दोनों की एंट्री होती है। आपके पास पैसा आया, आपके पास से पैसा गया, दोनों की डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री होती है जैसे हम बैंकों में देखते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, पैसा आया और पैसा गया। तो देखो जैसे आपके पैसे में, आपके खाते से पैसा गया और किसी के खाते में तो गया होगा ना, तो दोनों की एंट्री होगी कि कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया। जिसके खाते में गया उसकी भी आप अपनी एंट्री करोगे कि इस व्यक्ति को इतने पैसे दिए, तो वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। ठीक है। फिर तीसरा है मिलान सिद्धांत। मिलान सिद्धांत मिलान सिद्धांत में होता क्या है कि जब आप लेखांकन करते हो तो पूरे वर्ष भर की जितने खर्चे हो और जितने आय हो सबको लिखता है। अब भले अभी वो आय प्राप्त ना हुई हो, मतलब कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है अगले 15 दिनों में प्राप्त होने वाली हो, या अगले 1 महीने के दौरान प्राप्त होने वाले हो, या ऐसे कुछ खर्चे हैं, या ऐसे कुछ व्यय हैं जो आने वाले समय में होंगे, दोनों की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि साल भर का पूरा बनाते हैं तो दोनों की, भले वो अभी हुआ नहीं हो लेकिन तो भी आपको उसकी एंट्री करना पड़ेगा। चौथा है संगतता या स्थिरता का सिद्धांत। संगतता या स्थिरता का सिद्धांत। स्थिरता या संगतता का सिद्धांत ये क्या कह रहा है कि देखो आप लेखांकन तैयार करते समय जो भी नियम कानूनों का उपयोग किया, मतलब जिस विधि से आपने लेखांकन इस साल किया है उसी विधि का प्रयोग आपको अगले साल करना चाहिए। इससे होगा क्या, आपको मिला मतलब दोनों साइड, दोनों वर्षों में, दोनों वित्तीय वर्ष में तुलना करना आसान हो जाएगा। भाई आप तुलना आसानी से कर सकते हो ना कि इतना लाभ है, इतनी हानि है, इतना व्यय है, लेकिन यदि आपने इस साल लेखांकन अलग तरीके से किया, अगले अलग साल अलग तरीके से कर दिया, तो फिर क्या है दोनों वित्तीय वर्ष की तुलना करना मुश्किल हो जाएगा। इसको कहते हैं संगतता का सिद्धांत। और देखो जो भी लेखांकन होगा उसमें आपको हर वित्तीय वर्ष में तुलना तभी तक काम आएगी जब तक आपके क्या है नियम कानून एक से हैं, और नियम कानून बदल दिए तो फिर तुलना नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत। अब देखो दूरदर्शिता का सिद्धांत कहना क्या चाह रहा है। दूरदर्शिता का सिद्धांत ये कह रहे हैं कि आपके जो भी भविष्य में होने वाले खर्चे हैं, भविष्य में होने वाले खर्चे,
भविष्य में होने वाले खर्चों का भी आपको लेखा कर लेना चाहिए। भविष्य में होने वाले खर्चों का भी लेखा कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में एकदम से कोई अचानक से खर्चा ना आ जाए। भविष्य में क्या लाभ होगा, भविष्य में क्या खर्चा होगा, दोनों का आपको यहां पे उल्लेख पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है, ये कहलाता है दूरदर्शिता का सिद्धांत। छठवां सिद्धांत है इसमें भौतिक तत्वों का सिद्धांत। भौतिक तत्वों का सिद्धांत। भौतिक तत्वों का सिद्धांत क्या कहता है कि लेखांकन में हमको उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए जो अति महत्वपूर्ण हो। महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण, मतलब फालतू के आंकड़े हमको लेखांकन में नहीं लिखना है। वो जो हमारे व्यवसाय की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, कम महत्व वाले आपको उसको छोड़ दो, छोटे मोटे लेखांकन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो देखो ये लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत हैं। दोहरे मिला पहलू की अवधारणा, मिलान सिद्धांत, संगतता का सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत और दूरदर्शिता का सिद्धांत। फिर इसमें अगला एक शब्द आता है जिसको कहते हैं रोजनामचा, जर्नल। रोज नामचा, हिंदी में इसको कहते हैं नकल बही। अंग्रेजी शब्द है इसका जर्नल। रोजनामचा, रोजनामचा बोलचाल की भाषा में ये शब्द उपयोग है। तो देखो नाम से ही है रोज नामचा, मतलब आप लेखांकन का काम तो वर्ष में एक बार करते हो कि जो लेखांकन बनाओगे ईयर एंड में बनेगा, लेकिन ये क्या है, दिन प्रतिदिन, डेली, रोज आप जो भी खर्चा होता है आपके व्यवसाय में, जो भी आप आना जाना कर रहे हो, इतना पैसा यहां से आया, इतना माल इसको दिया, तो जो डेली की एंट्री होती है, डेली की एंट्री आप जिस कॉपी में करते हो उस कॉपी को कह रहे हैं रोज नामचा। ये एक प्रकार से दरअसल क्या है, जिसको कहना चाहिए कि प्रारंभिक लेखा, प्रारंभिक लेखा। इसी के आधार पे आप क्या है लेखांकन करते हो, डेली, डे वाइज डे का जो भी आप गणना, जिस कॉपी में भी आप लिख रहे हो उस कॉपी को कह रहे हैं रोजनामचा। पुलिस विभाग में आज भी रोजनामचा चलता है, डेली का उसमें एंट्री होती है, तो वही कहला रहा है रोजनामचा कि प्रबंधन में डेली की जो एंट्री हो रही है, आप जो खाता बना रहे हो कच्चा, उसको कह रहे हैं रोजनामचा। अब इस जर्नल लिखने के कुछ नियम होते हैं, रोजनामचा लिखने के कुछ नियम होते हैं, जर्नल लिखने के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है? सबसे पहला नियम है व्यक्तिगत खाते से संबंधित नियम। व्यक्तिगत खाते से संबंधित नियम। व्यक्तिगत खाता मतलब क्या है, देखो आप जर्नल में पर्सन टू पर्सन एंट्री करोगे, मतलब जिस व्यक्ति को पैसा दिया या जिस कंपनी को पैसा दिया है डायरेक्ट उसका उल्लेख करना है, या जिस कंपनी या जिस व्यक्ति से पैसा आया, जैसे टाटा को पैसा दिया तो टाटा लिख देंगे कि टाटा कंपनी को इतना पैसा दिया है, या किसी व्यक्ति को पैसा दिया तो उसके नाम के आप यहां पे एंट्री करोगे। तो ये व्यक्तिगत खाते का नियम है कि किसी भी कंपनी अथवा व्यक्ति से संबंधित होता है, इसमें पाने वाले और देने वाले दोनों का नाम होता है, इसको कहते हैं व्यक्तिगत खाते। दूसरा होता है इसमें वास्तविक खाते। वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। ये वास्तविक खाते संपत्ति से संबंधित होते हैं, संपत्ति से संबंधित। संपत्ति से संबंधित मतलब क्या है, व्यापार में आने और जाने वाली जो भी संपत्ति होगी, मशीन कितने की आई, फर्नीचर कितने का आया, ठीक है ना, बिल्डिंग कितने की है, ये इस टाइप की जो संपत्ति होती है उसके लिए एक वास्तविक खाता तैयार किया जाता है जिसमें केवल संपत्ति का उल्लेख होता है। तीसरा होता है आय व्यय के खाते। आय व्यय के खाते, आय व्यय के खाते नाम से स्पष्ट है, आय और व्यय का उल्लेख किया जाएगा, मतलब आय और केवल खर्चे का उल्लेख होगा, उसको आय व्यय का खाता कहेंगे। ठीक है, तो देखो ये रोजनामचा और रोजनामचा से संबंधित कुछ नियम हैं। अब इस रोजनामचा से ही संबंधित एक चीज होती है जिसको कहते हैं सब्सिडरी जर्नल या सहायक बही। सहायक बही,
सब्सिडरी बुक, सहायक बही, सब्सिडरी बुक। देखो सब्सिडरी जर्नल कह लो या सब्सिडी बुक कह लो। अभी हमने क्या लिखा कि जर्नल का मतलब क्या है, एक कॉपी है जिसमें कोई व्यवसाय अपनी डेली का लेखा जोखा करता है, डेली का लेखा जोखा, उसी को रोजनामचा कह रहे हैं। अब लेकिन कोई व्यवसाय ऐसा है जहां पर डेली का आवागमन बहुत ज्यादा है, मतलब डेली की एंट्री बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए फिर आपको सहायक बही तैयार करनी पड़ेगी। देखो यदि डेली की एंट्री बहुत ज्यादा है और एक ही कॉपी में सब लिखोगे तो बहुत कचर मच जाएगी, तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने के लिए क्या है, सब्सिडरी जर्नल तैयार किया जाता है, सहायक बही तैयार की जाती है। सहायक बही तैयार की जाएगी मतलब अब एक कॉपी नहीं, अलग अलग एंट्री की अलग अलग कॉपी बना ली आपने, अलग अलग एंट्री की अलग अलग कॉपी बना ली। जैसे आप सहायक बहियों के प्रकार देखोगे, जैसे एक को कहते हैं रोकड़ बही, रोकड़ बही मतलब रोकड़ बही, इसको कहते हैं कैश बुक, मतलब नगद कितना आया कितना गया, केवल कैश की गणना होगी एक कॉपी में, उसको कह देंगे रोकड़ बही, केवल कैश की गणना। दूसरा होगी क्रय बही, परचेस, क्रय बही, ठीक है ना। इसमें क्या है, उधार में की गई क्रय का आता है, नगद होगा तो इधर ही जाएगा लेकिन ये सब उधार होगा। ऐसे एक विक्रय बही बनेगी, इसमें भी विक्रय की बात आएगी लेकिन उधार के संबंध में आएगी, उधार के संदर्भ में, जो उधार एंट्री, क्योंकि नगद तो इधर हो गई ना, कितना नगद बेचा नगद खरीदा वो सब रोकड़ बही में है। ये क्रय बही विक्रय बही बनेगी, उधारी के संदर्भ में बहेगी। फिर चौथी एक बही बनती है क्रय वापसी, क्रय वापसी। पांचवी बनती है विक्रय वापसी, समझ रहे हैं ना, वापसी भी होगी, क्रय वापसी विक्रय वापसी, आपसे जो सामान बिका हो सकता है वो वापस आ जाए। छठवीं होती है नकल विशेष, नकल विशेष। नकल विशेष क्या है, जो ऊपर कहीं नहीं लिखे गए वो इसमें आएंगे, मतलब जो रोकड़ बही में भी एंट्री नहीं की गई, जिन एंट्री की क्रय में भी नहीं, जिनकी क्रय विक्रय में वापसी में भी नहीं है, वो कहां आएंगे, नकल विशेष में। जो सब जगह से छूट गया वो आएगा नकल विशेष में, ठीक है। फिर सातवीं इसमें है जिसको कहते हैं खुदरा रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही। देखो खुदरा रोकड़ बही में छोटे छोटे खर्चों को लिखा जाता है, छोटे छोटे खर्चे है तो रोकड़ बही, लेकिन कैसी है, खुदरा, मतलब छोटे छोटे, जो आप रोकड़ बही में जिनको नहीं लिख सकते उनको छोटे छोटे खर्चों को आप अलग से एक खुदरा रोकड़ बही बनाओ कि 10 रुपए की चाय पी थी तो उसका भी आपको उल्लेख करना जरूरी है, ठीक है ना। और फिर एक और होता है इसको कहते हैं खाता, अकाउंट, खाता अकाउंट। ये क्या होता है, निश्चित समय के सभी प्रकार के लेन देन, निश्चित समय में सभी प्रकार के लेन देन, सभी प्रकार के लेन देन, ये आपका लेखांकन का जो खाता बनता है, अकाउंट जो बनता है, इसमें सभी प्रकार की एंट्रियां एक साथ शामिल की जाती हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जर्नल और उससे संबंधित सहायक बहियां हैं। फिर इसमें एक और शब्द आता है जिसको कहते हैं लेजर, खाता बही, जर्नल हो गया रोजनामचा, फिर एक शब्द आता है इसको कहते हैं खाता बही, खाता बही, अंग्रेजी नाम याद रखना, उसको कहते हैं लेजर, लेजर। वो जर्नल था डेली वाला जो लिख रहे हैं और ये लेजर है। देखो खाता बही आपके व्यवसाय या व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित सभी, व्यवसाय से संबंधित सभी लेखाओं को लिखा जाता है जिस किताब में, उसको कहते हैं खाता बही।
आपके व्यापार से संबंधित सभी लेखाओं को जिस किताब में लिखते हैं उसको कहते हैं खाता बही। मतलब खाता बही एक ऐसी किताब है जिसमें समस्त व्यापारिक गतिविधियों को लिखा जाता है, विधिवत रूप से लिखा जाता है, उसको कहते हैं खाता बही, लेजर। फिर एक शब्द और है जिसको कह रहे हैं बैंक समाधान, बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण। ये होता क्या है कि आपका बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक का ट्रांजैक्शन, बैंक के साथ जो भी आपने पैसा जमा किया, पैसा निकाला, तो बैंक वाले तो अपनी लिखा पढ़ी अलग करते हैं, उसको कहते हैं स्टेटमेंट। बैंक से आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और दूसरा क्या है, आपने भी अपना खाता तैयार किया हो, तो देखो दोनों को मिलान किया जाता है, इसको कहते हैं बैंक समाधान विवरण। मान लो आपके खाते और बैंक के स्टेटमेंट में कुछ अंतर आ रहा है, तो आप क्या उपयोग करोगे, बैंक समाधान विवरण का उपयोग करोगे। मतलब दोनों के खातों को मिलाओगे और देखोगे कहां गलती हुई है। फिर एक शब्द और होता है, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। बैंक आपको चालू खाते में, जैसे आपके चालू खाते में मान लो 50,000 रुपए हैं करंट अकाउंट में, ठीक है ना, लेकिन बैंक आपको ये सुविधा देती है कि आप विशेष परिस्थिति में कुछ ओवरड्राफ्ट मतलब ऋण ले सकते हो। मतलब आप भले आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हो, लेकिन आप हो सकता है 60,000 रुपए निकाल लो, 10,000 रुपए का क्रेडिट दे दिया, कर्जा दे दिया, उसी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष, ठीक है। फिर एक शब्द और होता है जिसको कहते हैं तलपट, तलपट, ट्रेल बैलेंस, ठीक है ना। देखो ये तलपट क्या होता है देखो हमने जो खाता बही, आपने जो भी खाता तैयार किया है या खाता बही तैयार किया है, उसमें क्या होता है कि भाई हमने जो भी अपना खाता बही तैयार किया है, खाता बही तैयार किया है, हमने जो भी अपना लेजर तैयार किया, देखो पहले एक रोजनामचा तैयार किया डेली वाइज का, रोजनामचे के आधार पे ही हमने क्या है अपना लेजर तैयार किया, ठीक है ना। तो अंत में क्या है, हम अपना जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उस फाइनेंशियल ईयर एंड के समय हम अपने खाते बही को बंद करते हैं, मतलब उनका गुणा भाग करके, जोड़ घटाना करके और सबको बंद करते हैं, ठीक है ना। जब बंद करते हैं तो होता क्या है कि देखो आपने जैसे कोई तैयार किया, एक समय लिखा आपने क्रेडिट और एक साथ लिखा आपने डेबिट, आपके पास पैसा कितना आया और आपके पास पैसा कितना गया। अब देखो आने और जाने में क्या है, समता होनी चाहिए कि जितना पैसा आया उतना ही गया, और अंत में दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए, मतलब जितना आया उतना ही गया। यदि आया ज्यादा और गया कम, मतलब आपने कुछ गड़बड़ी, आपने कुछ एंट्री छोड़ दी है। और यदि आया कम है और चला ज्यादा गया है, या आया ज्यादा है गया कम है, तो भी आपको कुछ गड़बड़ी है। इसी गड़बड़ी को तैयार करने के लिए क्या है, तलपट तैयार किया जाता है। और तलपट में यह देखा जाता है कि आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब जितना पैसा आया है आपके व्यवसाय में उतना पैसा ही जाना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, उसी के लिए तलपट तैयार किया जाता है वर्ष के अंत में जब हम लेखांकन का काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस तलपट को तैयार करने में भी कुछ क्या है, अशुद्धियां हो जाती हैं। तलपट को तैयार करने में भी कुछ अशुद्धियां हो जाती है। कौन कौन सी अशुद्धियां हो जाती हैं, सबसे पहली अशुद्धि होती है छूट जाने वाली अशुद्धियां। मतलब क्या है, हम डेबिट क्रेडिट में एंट्री लिख रहे हैं और एक आध भूल गए तो बैलेंस बराबर नहीं आएगा, तो एक तो छूटने वाली अशुद्धियां होती हैं। दूसरी अशुद्धि होती है हिसाब की अशुद्धियां, हिसाब की अशुद्धियां। हिसाब की अशुद्धियों से क्या मतलब है, जोड़ना घटाना तुमने गलत कर दिया भाई, डेबिट क्रेडिट में तो सारी एंट्री लिखी थी, लेकिन क्या है जोड़ना घटाना तुमने सही से नहीं किया, गलत जोड़ दिया, तो भी तलपट तैयार नहीं होगा। फिर तीसरी है सैद्धांतिक अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां।
सैद्धांतिक अशुद्धियां मतलब आपने लेखांकन के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया। भाई जो एंट्री क्रेडिट में लिखनी थी आपने डेबिट में लिख दी, जो डेबिट में लिखनी थी वो क्रेडिट में लिख दी। तो ये आपको पता, मतलब इसका तलपट तैयार करना नहीं आता है, मतलब आपको पढ़ना है, लेखांकन के मूलभूत नियम नहीं मालूम। तो ऐसी जब अशुद्धियां होती है उसको सैद्धांतिक अशुद्धियां कहते हैं। और चौथी होती है क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि में मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्रेडिट में एक एंट्री जबरन लिख दी, 100 रुपए की एंट्री लिख दी जो नहीं लिखना था, तो यहां पर बैलेंस 100 रुपए ज्यादा आएगा। लेकिन आपसे एक और गलती हुई और 100 रुपए की एंट्री यहां पे भी लिखा गई, दोनों गलत है लेकिन आपका बैलेंस तो बराबर आएगा, मतलब तलपट तो सही दिखा रहा होगा। ऐसी अशुद्धियों को भी ढूंढना होता है, इसको कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि। एक जगह होनी थी लेकिन वो दोनों जगह होगी और दोनों जगह उसने बैलेंस कर दिया, तो इसको कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां। ठीक है ना। तो देखो ये तलपट तैयार करते समय इतनी अशुद्धियां होती हैं आपसे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खाता बही तलपट तैयार करते समय कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं। फिर एक शब्द और दिया है जिसको कहते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास कहते हैं इसको, मूल्य ह्रास। देखो मूल्य ह्रास कुछ नहीं, क्या है कि आपके व्यवसाय में जो भी मशीन है, आपके व्यवसाय में जो भी मशीन है, आपने उत्पादन करना चालू किया तो मशीन की वैल्यू क्या है, लगातार कम होते जाती है। मतलब आपकी मशीन है, जो भी आपका असेट है, समय के साथ क्या है उसकी वैल्यू घटते जाती है। आपने जैसे एक मशीन लाई, वो 1 लाख की है, तो अब मार्केट में वो 1 लाख की वापस तो बिकेगी नहीं, हर साल उसका मूल्य कुछ घटता जाता है। जैसे आपने एक कार लेके आई, कार आपकी एक संपत्ति, आपने ट्रक लिया माल ढोने के लिए, आपने 10 लाख का ट्रक लेके आया, 1 साल बाद उसकी कीमत हो सकता है 6 लाख बचे, तो 4 लाख का क्या हो गया, मूल्य ह्रास हो गया, डिप्रिसिएशन। हर वस्तु में यह मूल्य ह्रास होता है। तो देखो ये मूल्य ह्रास को कैसे निकाला जाता है, वार्षिक मूल्य ह्रास, कुल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य, और इसको भागे दे देंगे संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। संपत्ति का अनुमानित जीवन काल मतलब कहना चाहिए कुल लागत, 10 लाख का ट्रक लाया, कुल लागत सब चीज है कि वहां से लेके आए उसको, मशीन लेके आए तो उसको स्थापना, सब जोड़ के कुल लागत। अवशिष्ट मूल्य, 1 साल बाद वो 6 लाख का बचा, तो 6 लाख उसका अवशिष्ट मूल्य हो गया। और संपत्ति का अनुमानित जीवन काल कि ये ट्रक 5 साल और चलेगा या 10 साल और चलेगा, तो वो 10 वर्ष को नीचे लिख के, और ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका वार्षिक ह्रास मूल्य, वार्षिक मूल्य ह्रास आएगा। ठीक है ना। तो मूल्य ह्रास समझ लो, संपत्ति के मूल्य या आपकी मशीनरी में जो गिरावट हो रही है प्रत्येक वर्ष, उसको कह रहे हैं मूल्य ह्रास। फिर एक शब्द है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो देखो वित्तीय विवरण क्या है कि हम अपने व्यवसाय में लाभ हानि जानने के लिए, कि हमने साल भर में इतना पैसा लगाया और इतना पैसा हमको प्राप्त हुआ, घाटा हुआ या फायदा हुआ, इसको जानने के लिए क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। मतलब ये भी एक टाइप का लेखांकन ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इतना पैसा हमने लगाया, इतना पैसा हमको बिक्री से प्राप्त हुआ, दोनों को जोड़ घटा के बता देंगे कि इतना लाभ हुआ, इतना हानि हुआ, उसी को कहते हैं वित्तीय विवरण। इसको जब यही वित्तीय विवरण बजट के रूप में भी जाना जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक बजट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है। तो ये ले दे के आपको क्या है, लाभ हानि जानने के लिए, आपकी आय कितनी है, आपकी व्यय कितना है, आप पे कर्जा कितना है, ये सब जानने के लिए क्या है, वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो ये वित्तीय विवरण में क्या है, अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। जैसे एक सबसे पहले खाता बनता है, इसको कहते हैं व्यापार खाता। व्यापार खाता, व्यापार खाता दरअसल क्या है, हमारे को सकल लाभ जानने के लिए निकाला जाता है। सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, इसके लिए व्यापार खाता बनाया जाता है। भाई आप टोटल जितनी बिक्री हुई है और जितना आपका खर्चा हुआ है, दोनों को घटा दोगे तो आपको सकल लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये व्यापार खाते में है। दूसरा खाता बनता है, इसको कहते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि
खाता। लाभ हानि खाता दरअसल क्या है, लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए, लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। देखो ये जो व्यापार खाते में हमको क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, सकल लाभ मिला, ये एक्चुअल लाभ नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, सकल लाभ है। इसमें से क्या है, अभी हम अप्रत्यक्ष खर्चों को घटाएंगे, अप्रत्यक्ष खर्चे जो हमने पहले नहीं जोड़े थे, कुछ हिडन कॉस्ट थी, उस हिडन कॉस्ट को घटाएंगे तब हमको अपना एक्चुअल लाभ प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं लाभ हानि खाता। तो देखो ये वित्तीय विवरण के अंतर्गत एक व्यापार खाता तैयार किया जाता है, दूसरा लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, तीसरा तैयार किया जाता है जो कहते हैं चिट्ठा। हिंदी में कहते हैं चिट्ठा या अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है ना। इस बैलेंस शीट में क्या है, दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक साइड लिखते हैं दायित्व और एक साइड लिखते हैं संपत्ति। आपके दायित्व क्या है, आपको क्या क्या चुकाना है, और संपत्ति आपकी असेट क्या है। तो ये जो तैयार किया जाता है इसको कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में याद रखना दायित्व और संपत्तियों की जानकारी होती है। तो ये वित्तीय विवरण में इन तीन टाइप के खातों को तैयार किया जाता है। फिर इसमें हमको देखना है एक शब्द और है, लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात, लेखांकन अनुपात। अब देखो ये लेखांकन अनुपात क्या होता है। देखो अनुपात का अर्थ तो हम समझते ही हैं। अनुपात का अर्थ है कि जब हम किसी एक संख्या को दो संख्या से, मतलब रेशो को दर्शाना होता है, जब रेशो को दर्शाना होता है तब हम अनुपात, अनुपात रेशो कि कौन किसका कितना परसेंट है तो बता देते हैं कि ये कौन किससे दुगना है या तुगना है, तो उनका बोल देते हैं इसके और इसके बीच के अनुपात 1:2 है, मतलब वो उसका दोगुना है तो बोल दिया 1:2 है। फिर उन्होंने कहा कि इसका 1 क्या है तो बोल देंगे 1:3 है। तो वो संख्या के मात्रा को दर्शाने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या है, हम लेखांकन का अनुपात, कुछ ऐसे रेशो निकालेंगे जिससे पता चल जाएगा कि हमारे जो लेखांकन है उनमें विभिन्न प्रकार की हमको जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो ये लेखांकन अनुपात क्या है, आपके व्यवसाय में तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखो इस अनुपात में अलग अलग अनुपात निकाले जाते हैं, जिसको सबसे पहला एक होता है द्रव्यता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो, द्रव्यता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो बताता है कि आपकी अल्पकाल में ऋण चुकाने की क्षमता, अल्पकाल में ऋण चुकाने की क्षमता, अल्पकाल या अल्पकालीन ऋण चुकाने की क्षमता, मतलब लिक्विडिटी रेशो, आपके पास अभी कितना पैसा, अभी बोले कि आपको जो कर्जा है वो चुकाना है तो आप कितना कर्जा चुका पाओगे, ये आपकी लिक्विडिटी रेशो कहलाता है, ठीक है ना। ये भी दो टाइप का होता है, रहने दो टाइप, बस लिक्विडिटी रेशो जानो। दूसरा एक होता है ऋण शोधन अनुपात, ऋण शोधन अनुपात, ऋण शोधन अनुपात, सॉल्वेंसी रेशो कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, यह देखने के लिए किया जाता है कि आपकी दीर्घकालीन ऋण चुकाने की क्षमता, दीर्घकालीन ऋण चुकाने की क्षमता कितनी है, यह आपका ऋण शोधन अनुपात बताता है। फिर तीसरा एक होता है प्रॉफिटेबल रेशो, लाभप्रदता अनुपात, लाभप्रदता अनुपात। देखो ये लाभप्रदता बताता है कि आपने अपने व्यवसाय में कितने संसाधनों का उपयोग किया या कितने संसाधन लगाए हैं और उस संसाधन से आपने कितना लाभ कमाया है। संसाधन मतलब समझ रहे ना, आपने ले दे के कितना पैसा लगाया है और कितना लाभ कमाया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लाभप्रदता अनुपात। मान लो आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और आपने 1,10,000 रुपए कमाए, तो उसमें से 1,00,000 तो आपकी लागत ही होगी, संसाधन लग गए थे, केवल 10,000 रुपए, तो वो कोई भी कह सकता है कि आपका प्रॉफिटेबल रेशो 10% का है। 10% तो कमाया ना आपने, तो आपका प्रॉफिटेबल रेशो क्या है, 10% है। फिर एक होता है एक्टिविटी रेशो, इसको कहते हैं क्रियाशील अनुपात, क्रियाशील अनुपात। क्रियाशील अनुपात दरअसल क्या है,
आपकी क्षमता बताता है कि आपने अपने संसाधनों का कितना उपयोग किया है। संसाधन उपयोग की क्षमता। भाई देखो अभी उदाहरण दिया कि 10% का प्रॉफिटेबल रेशो है, हो सकता है कोई इंडस्ट्रीज उसी संसाधन से 20% का प्रॉफिटेबल रेशो है, मतलब आप अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं आपका प्रॉफिटेबल रेशो। आपकी जो असेट है, आपकी जो संसाधन है, उसका आप कितना उपयोग कर पा रहे हो, ठीक है। फिर इसमें एक शब्द और है जिसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विनिमय, रोकड़ प्रवाह सॉरी विवरण, विवरण। रोकड़ प्रवाह में यह देखा जाता है कि एक निश्चित समय में, मतलब इस साल भर का मान लो, एक निश्चित समय में आपके व्यवसाय में, एक निश्चित समय में आपके व्यवसाय में किन किन साधनों द्वारा, किन किन साधनों द्वारा रोकड़, रोकड़ मतलब कैश का आगमन हुआ है, रोकड़ का आगमन हुआ है, और किस साधनों के द्वारा रोकड़ का व्यय हुआ, मतलब किन किन साधनों के द्वारा कैश आया है और किन साधनों के द्वारा कैश गया है, इसको ही जानने के लिए क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये लेखांकन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें इससे संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और है, लागत लेखांकन, उसको भी अभी अपन देख लेंगे।